हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर पेज नंबर 185 के 4 प्रश्न दिए गए हैं। यानी इस चैप्टर के बीच में 4 प्रश्न दिए गए, इन प्रश्न का हल देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और वो भी अवतल दर्पण में। चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को समझते हैं। देखो इस फोटो में एक अवतल दर्पण है हमारा M', और इस अवतल दर्पण में यह बिंदु P से निरूपित किया गया, जिसे ध्रुव कहा जाता है। और इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र से एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। इस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष में एक देखो बिंदु F है, जो कि ये समांतर प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें इस अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात सभी समांतर किरणें F बिंदु में आके मिलती है। ये जो बिंदु मिलती है मुख्य अक्ष पर, यह बिंदु कहलाता है फोकस, और इसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस है क्या। इसको परिभाषित करने के लिए कहा गया, तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, क्योंकि अवतल दर्पण पूछा है इसलिए मैंने अवतल दर्पण लिखा है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर, देखो ये मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है। कौन सा बिंदु? वह बिंदु F है। एक ऐसा बिंदु है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है। इस बिंदु को जहां मिलती है उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है, और इससे F से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। इस तरह से आपको परिभाषित करना है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 है। यहां पर आपको कहा जा रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोकस दूरी है क्या, तब अच्छे से हमको समझ में आएगा और किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना, हमको सिखाना है। सीखो। देखिए एक मैं दर्पण बना लेता हूं, और ये अवतल दर्पण बनाते हैं, और अवतल दर्पण के बाहर की ओर ये वक्रित, ये पॉलिश किया हुआ रहता है, और अंदर की ओर वक्रित होते हैं। और यह बिंदु को हम लोग बोलते हैं P, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। और यह एक केंद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको C से निरूपित करते हैं। और C और ये P से एक काल्पनिक रेखाएं जो गुजरती है सीधा, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, है ना। इसको आप लोग कहते होंगे क्या? मुख्य अक्ष। ठीक है। और इस मुख्य अक्ष पर, इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखें कि वह बिंदु जहां पर मध्य बिंदु होगा, इस और यहां से लेकर ये जो वक्रता केंद्र है, इस केंद्र से लेकर ये दर्पण तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इस वक्रता त्रिज्या, जो कि ये C से P के बीच की दूरी है, और इसी बीच में यह बिंदु F है, जो कि मध्य बिंदु है किसका? C और P के बीच का। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये अगर F मध्य बिंदु है, इसका मतलब 2 भाग में विभाजित कर रहा R को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R बराबर, हम लोग F और इस P के बीच में की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये भी फोकस दूरी होगा, और यहां से भी उतनी ही फोकस दूरी होगी, क्योंकि बराबर भाग में विभाजित कर रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं R = F प्लस F। तो यहां से अगर हम निकालेंगे R = F प्लस F का मतलब 2F, और यहां से F निकाल लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? R/2। यह रिलेशन है किसके किसके बीच में? संबंध है R और F के बीच में, यानी फोकस दूरी के बीच में।
अब इसका हम उपयोग करके आसानी से निकाला जा सकता है। तो लिखते कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखना दिया है ना, क्या दिया है इस प्रश्न में। तो बोलोगे सर वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखना वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से निरूपित करते हैं, इसलिए r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं क्या लिखना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये कि F इक्वल टू r/2 होता है। तो हमारा r का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर है, और ये 2, इसे आप काटो तो आपको क्या मिलेगा 10, यानी आपको 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फोकस दूरी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी प्रश्न संख्या 3। यहां पर पूछा जा रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी आपका इमेज का सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। तो ये बीम, ये वस्तु ले लिए हैं, और ये प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब उस दर्पण का नाम बताइए, कौन सा दर्पण में बनता है। तो आप लोग पढ़े होंगे रे डायग्राम, ठीक है। चलिए मैं आपको रे डायग्राम समझाता हूं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस अवतल दर्पण में ये बाहर की ओर पॉलिश यानी रंग किया हुआ रहता है। इस बिंदु का आप लोग जानते हो, इसको हम लोग P से कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र C, और इससे होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और इस यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं F, यानी प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात यहां से अगर गुजरती है, इसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को यानी बीम को F और P के बीच में हम लोग रखते हैं, आप देखे होंगे F और P के बीच में रखते हैं, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, आवर्धित बनता और सीधा। ऐसे तो अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा ही बनता है, उल्टा ही बनता है। एक ही जगह है, जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित और क्या होता है, सीधा बनता है। समझ में आया। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब हम लोग आगे की ओर सॉल्व करेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण जो हमारा है ना, इस उत्तल दर्पण को ही हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, वो भी गाड़ियों में, वाहनों में। तो सीधा सीधा इसका सवाल ये होना चाहिए कि उत्तर होना चाहिए कि इसका कुछ गुण तो होगा ऐसा जिस वजह से लगाएंगे। ऐसे तो हमारा और भी दर्पण पाए जाते हैं, जैसे अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उसका क्यों नहीं करते हैं, इसका वरीयता क्यों देते हैं। इसका ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसका कुछ ऐसा गुण होगा जिसके वजह से हम इसका यूटिलाइज करके हम आसानी से पीछे की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या है, तो दोस्तों इस उत्तल दर्पण का खासियत ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव मतलब हमेशा सीधा बनता है। दूसरा, ये छोटा होता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत होता है, यानी आप पीछे की जो क्षेत्र है, पीछे बहुत बड़ा क्षेत्रों को आप देख सकते हैं इस दर्पण का सहायता से। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग वरीयता देते हैं वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए। चलिए उत्तर देखते हैं। यहां पे कहा गया है उत्तर में, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। क्यों, इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, है ना, पीछे के वाहनों को देख सकते हैं कि आप अगर आप टर्न कर रहे हो, लेफ्ट ले रहे हो, राइट ले रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे देख लेते हैं कि कहीं गाड़ी तो आ रही नहीं है, तो हम लोग एक्सीडेंट होने के चांस रहता है। इसीलिए हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा, देखो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वो छोटा होता है।
और इनकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ बनाते हैं, इसीलिए यह बेहतर है बाकी दर्पणों से। तो आप लोग लिखिएगा। आप इसको अगर इतना बड़ा लग रहा प्रश्न तो इसको उत्तर छोटे में भी ऐसे लिख सकते हैं कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा होता है, हमेशा सदैव सीधा होता है और वह छोटा होता है तथा इनकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होने के कारण पीछे की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। और यह भी कह सकते हैं कि वक्रित जो होते हैं ना बाहर की ओर उत्तल दर्पण में, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आशा करते हैं इन चारों प्रश्न आप समझ गए होंगे। और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आपको सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट, बीच के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे आपको मिलते रहेंगे।